एक बार की बात बताता हूँ। मित्र बाजार गए थे तो कई मामूली चीज लेने के लिए, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा यह क्या? वो बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। इस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी का प्रमुखता प्रमाणित है और व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल रूप से एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन। यह निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का। जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार को अलग अलग रूपों में और अलग अलग मनोभाव से हमारे सामने से निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पाठ कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ को समझते हैं। लेखक अपने मित्र से बात कर रहे हैं जो कि बाजार गए थे और अभी आए हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल ताल न जमा हो तो क्या यह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर का प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फजूल सामान को फजूली समझते हैं, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे का जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा ये देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तथ्य है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसी सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजय आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जागती है। मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विफल बना छोड़े। विफल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ गए? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि लूं तो क्या। कभी कुछ तो लेने का जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहतों में घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है। वह जादू आंखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जिसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है।
जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब फिर वह मन किसको मनाने वाला है, किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभाविक को जरूर सीख मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिरती की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन जड़ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब यह है घाव तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार का असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यह एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध पर ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तब तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है। और आदमी की आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। यह एक कारक है, वह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं। इससे मन क्रश भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? वह मन पूर्ण कब है? हम तो पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने में ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंश है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन खींचते हैं, वह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक दिन चूरन में से उन्होंने 96 पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुण पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारी को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेता। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक तो रहते हैं।
चूरन से भी अधिक शायद भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना का देख होना उत्सुक रहते हैं, पर शयाने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही भी नहीं हुई। कभी रोग होता भी तो मैंने उन्हें नहीं देखा। और तो नहीं, इतना मुझे अवश्य निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिए, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य आदमी का मान्य पाठक से उस चूरन वालों को श्रेष्ठ बताने के लिए हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान भी न हो, है भी कि नहीं, पर बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी। और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों का विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। पैसे उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर भी दया नहीं समाती। वह निर्मल व्यक्ति पैसे को अपनी आहत घर से बिलखते ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सजल हीन हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह कारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौन सा एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले एकचिंतकर व्यक्ति के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह नीचे उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों का अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संजय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और अबलता है वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और मैं उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। वहां में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवंदन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं बहर नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मैं देखता हूँ खुली आंखें, तुष्ट और मग्न, वह चौक बाजार से
चलते चले जाते हैं। वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज लिए और चलते चले आते हैं। बाजार से हटपूर्व की विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तनिक भी है। उनके लिए तभी तक है जब तक उपयोगी है। जब तक वहां जीरा मिलता है, जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित अप्रितिति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपनी पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यर्थ की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार का सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का असर परस्पर में से सद्भाव से घटी। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाईचारे और सौहार्द, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सौहार्द और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में देकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है तो उस शास्त्र का बना रहता है, जो उसका शास्त्र बना रहता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनिति अर्थशास्त्र है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार हमने बाजार दर्शन निबंध को पढ़ा, जिसमें गहरी वैचारिकता है, साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ सहयोग देखा गया है, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, इनके बारे में चर्चा की है। जैनेन्द्र ने जो मूल अंतर वस्तु है उसको समझाने के मामले दिखाए हैं और कैसे बाजार में जाकर हम चमक दमक में फंस जाते हैं, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते और परेशान रहते हैं। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति समझाने की कोशिश की है, दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र भी बताया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।